बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा जो MGT 211 का जो थीम नंबर 1 था उसी का हम लोग आगे अब सेकंड पार्ट करेंगे। बाकी जो आधा लेक्चर है वो हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी ग्रुप्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो जिन लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन करना है आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाएं। ठीक है, वहाँ पे एक पूरी मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ऑल वीजू गाइडेंस के नाम से। ठीक है, वो वाली पूरी प्लेलिस्ट में आपके काम की बहुत सारी चीज़ें हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर असाइनमेंट आपने कैसे बनानी है, कैसे फुल मार्क्स आएंगे आपके वो असाइनमेंट के, कौन कौन सी टिप्स हैं, कैसे अपने मटेरियल लेना है, कैसे उसको अपने एडिट करना है। 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आप अपनी पूरी की पूरी असाइनमेंट बना लेंगे। ठीक है, एक इससे रिलेटेड है आपने स्टडी को कैसे मैनेज करना है, अपनी रूटीन कैसे बनानी है, इससे रिलेटेड एक वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई है। और स्टडी ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करने हैं, इससे रिलेटेड वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है। पेपर पैटर्न से रिलेटेड पूरी की पूरी वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई है। आपने जब कोई कोर्स सिलेक्शन करनी होती है, वहाँ पे आप लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना होता है कि आप लोगों को पढ़ने में, स्टडी में आसानी रहे, वो वीडियो पड़ी हुई है। यानी कि बहुत काम की वीडियोस, वो सारी की सारी वीडियोस आप हर स्टूडेंट को वो लाजमी देखनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये आप लोगों ने करना है। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के, तो बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो आप लोगों को इस चैनल से मिल जाएंगे। मेरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मैं पूरी की पूरी जो साइकोलॉजी की डिग्री है उसके सारे के सारे सब्जेक्ट्स में जल्दी से अपलोड कर दूं। कोशिश मेरी यही है, बस थोड़ी सी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है, इसकी वजह से लेट हो जाता है थोड़ा सा। इसके अलावा भी ENG 101, ENG 201, ENG 301 मैथ के लेक्चर्स हो गए, MTH 302 के हो गए, MCM के 3-4 सब्जेक्ट्स के, सोशियोलॉजी के 3-4 सब्जेक्ट्स हैं। मतलब बहुत सारे जगह आप लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं ना, खास तौर पे जिनको चैनल का नहीं पता, वो नए आए हैं, आप पूरे का पूरा जो है वो चैनल हमारा एक्सप्लोर करें। इस प्लेन ने भी अभी गुजरना था। एयरपोर्ट के करीब होने का यही होता है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि पूरे का पूरा आप लोग चैनल एक दफ़ा विजिट कर लें। आप लोगों की जो भी काम की प्लेलिस्ट है वो आप लोगों को मिल जाएंगी। दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि कोई नई वीडियो आई है, कोई नई अपडेट आई है चैनल पे, कोई नई मैंने पोस्ट लगाई है, वो उनको नहीं नजर आती क्योंकि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होता। यकीन जाने, सब्सक्राइब जो है ना, आप लोग अगर करेंगे ना तो आप लोगों को ही फायदा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब आप लोग करते करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है आप लोगों को फौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए, अगर आप लोगों को पता हो कि हाँ चैनल पे अब ये चीज़ अपलोड हुई है। ठीक है, जो सब्सक्राइब करने में आप लोगों को कुछ नहीं जानना, नहीं आप लोगों के पैसे लगने हैं ना कुछ होना है। ठीक है, और वैसे भी अब तो यूट्यूब की वैसे भी जो है वो ये है कि जो जो सब्सक्राइबर्स जितने भी होते हैं ना, उनमें से जो टॉप व्यूवर होता है उनको वैसे भी यूट्यूब जो है वो अनाउंस करती है। तो ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास अनाउंस करती है हमारी तरफ, यानी कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, इनको कंटेंट क्रिएटर्स फिर आगे चाहे तो उनको प्राइजेस वगैरह दे सकते हैं। तो मैंने भी ये वाली जो अपनी सीरीज है ये स्टार्ट की थी। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज हम लोग ये देखेंगे कि बिजनेस और इकोनॉमिक्स, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। कैसे? बिजनेस में क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा, बड़ी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा कि बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स में होता ये है कि आप लोग जो ये चीज़ स्टडी करते हैं कि हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वो जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो कम रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उनको ढूंढ के आगे कैसे चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ये आता है हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, इसमें आ जाते हैं रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं लैंड, लेबर और कैपिटल। ये तीनों चीज़ें क्योंकि लिमिटेड है, ठीक है, कोई अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के जो है वो जब आप लोगों ने स्टडी की होती है तो आप लोग डिसीजन मेकिंग में इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज को आप लोगों ने यूज़ करके कैसे यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप लोगों ने क्रिएट करनी है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? पूरी किसी भी कौम का, पूरे मुल्क जो एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि डिटरमिन करता है कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस करना है, और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करनी है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये होता है इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इसमें आ जाती हैं जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, जितने भी कानून होते हैं इस चीज़ से मुतल्लिक, जितने भी गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं, जो भी मंडियों के जितने मैकेनिज्म्स होते हैं, वो सारे के सारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स यही स्टडी करती है। एक स्टडी इकोनॉमिक्स क्या होता है जिसमें आप लोग इन सारी चीज़ों को आप लोग स्टडी करते हैं, कैसे चीज़ों को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है ना, ये डिटरमिन करता है कि कौन कौन से मेथड्स जो है वो यूज़ होने हैं। ठीक है, रिसोर्सेज को ढूंढने में और प्रोड्यूस करने में। ठीक है, आ गया हमारे पास कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है? प्राइवेट ओनरशिप होती है।
ठीक है। जैसे यूएसए के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे लोग अपनी प्राइवेट जो है वो कंपनीज खोलते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं इस तरह मार्केट के थ्रू। सोशलिज्म क्या होती है, मिक्स्ड ओनरशिप होती है इसमें गवर्नमेंट के साथ। जैसे स्वीडन में यही सिस्टम है कि जो इंसान जो है वो कंपनी वगैरह खोलेगा तो गवर्नमेंट के साथ उसकी होगी इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ही वो उसमें जो है वो इंटरवीन करेगी कि ये ऐसे करो, ये ऐसे ना करो। कम्युनिज्म क्या होता है कि गवर्नमेंट ही टोटली कंट्रोल करती है सब कुछ, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में है, सारी की सारी जो प्रोडक्शन है वो स्टेट के हाथ में जो है वो होती है। अच्छा, यहाँ पे ना एक सर्कुलर फ्लो मॉडल है। सर्कुलर फ्लो मॉडल कैसा है कि क्या होता है कि देखें जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स के कौन होते हैं, जो कि घरों में घरेलू जो सारिफीन होते हैं, ठीक है। अब पूरे मुल्क के अंदर पैसा, चीजें और सर्विसेज, ये घरेलू सारिफीन और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं, इनके दरमियान सर्कुलर फ्लो में घूमता रहता है। कैसे घूमता रहता है? आप लोगों ने, अब होगा क्या, कंपनी ने चीज बनाई, बेची, आपके पास पैसा है, आपने पैसा दिया, वो पैसा कंपनी के पास चला गया और वो चीज जो है वो आपके पास आ गई, ठीक है। अब जो मजदूर होते हैं वो कौन होते हैं? घरेलू सारिफीन ही होते हैं ना। आप लोग ही हो गए, हम लोग ही हो गए, हम में से ही मजदूर जाते हैं ना। तो कंपनी फिर क्या करेगी? दोबारा वही पैसा मजदूरों को देगी और मजदूर भी अपनी सर्विसेज देंगे, ठीक है। तो ये जो चीजों का और पैसे का, सर्विसेज का जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है, ये इलस्ट्रेट करता है सारी की सारी हमारी इकोनॉमिक सिस्टम्स को, और इसी एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती है हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज की ऐसी क्वांटिटी या वो मिकदार जो कि इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो मुख्तलिफ प्राइसेस पे खरीदने के लिए तैयार हों, वो होती है डिमांड, ठीक है। सप्लाई क्या होता है? वो वाली अमाउंट जो कि बिजनेसेस जो होते हैं वो मुख्तलिफ प्राइसेस पे बेचने के लिए तैयार हों, वो होती है सप्लाई। क्योंकि सप्लाई बिजनेसेस ने देनी होती है ना, डिमांड होती है लोगों की, ठीक है, कि हम इतनी क्वांटिटी चाहिए, हम लोग डिफरेंट प्राइसेस पे ये क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है, वो होती है डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो वैसे वैसे जो है वो डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। जाहिर है महंगी चीज जितनी महंगी होती जाएगी उसकी डिमांड उतनी कम होना शुरू हो जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी की सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि चीज महंगी है तो कंपनीज वो चीज़ ज़्यादा सप्लाई करती हैं, ज़्यादा बनाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये चीज़ महंगी बिकेगी तो हमारा जो है वो इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है। ये लॉज इस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इस तरह से बिजनेसेस डिसीजन लेते हैं कि प्राइसिंग कितनी रखनी है, प्रोडक्शन कितनी करनी है और इन्वेंट्री में कितना कुछ क्या कैसे रखना है, ठीक है। आगे हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड बिजनेस साइकिल। मार्केट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, जैसे कि छोटी छोटी मुख्तलिफ किस्म की फर्म्स हैं एक जैसे ही प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे एग्रीकल्चरल मार्केट्स हैं, एक भी जो है वो गंदम तैयार करे, दूसरा भी गंदम तैयार करे, ये परफेक्ट कंपटीशन है। मोनोपोली होता है कि एक ही सिंगल डोमिनेंट फर्म होती है, यानी कि एक ही कंपनी है जो कि वो चीज बना रही है, उस जैसी चीज या वो वाली चीज कोई और कंपनी नहीं बना रही, दैट इज अ मोनोपोली। ओलिगोपोली क्या होती है कि कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जो कि वो चीज बना रही है, जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें, दैट इज अ ओलिगोपोली, ठीक है। हर कोई इसके कंपटीशन में नहीं आ सकता। आगे हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की फर्म्स होती हैं लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फास्ट फूड चेन्स है ना, इसमें क्या होगा कि एक जो है वो चेन फॉर एग्जांपल वो बर्गर दे रही है, दूसरी चेन जो है वो पिज्जा दे रही है फास्ट फूड की, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट उनकी जो है ना वो प्रोडक्ट, दैट इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा, आगे है एक और इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, ये जो है ना चारों, ये आप लोगों के एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सा कंपटीशन में क्या 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 होता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये इनकी डेफिनेशन, ठीक है। और ये कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, ये आप लोगों के बड़े इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, ये सारे एमसीक्यूज बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बिजनेस साइकिल। कुदरती तौर पे इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटी यानी कि माशी जितनी भी सरगर्मियां होती हैं, वक्त के साथ साथ इनमें राइज और फॉल आता रहता है, ठीक है, उतार चढ़ाव आता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस साइकिल। इसके 4 फेजेस होते हैं। तो ये एक एमसीक्यूज होगा कि कितने फेजेस होते हैं, तो 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज आता है एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन में क्या होता है कि मईशत में बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, इनकम बढ़ जाती है लोगों की, लोग फिर ज्यादा स्पेंड करते हैं, जाहिर है लोगों ने ज्यादा स्पेंड करना है तो बिजनेसेस ये देखते हैं कि लोगों को ज्यादा हम लोग चीजें बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ज्यादा चीजें बेचने के लिए बिजनेसेस इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगला जो फेज आ जाता है पीक का, यानी कि एक्सपेंशन के बाद अब इकोनॉमी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जो है वो बढ़ गई, ग्रोथ यहाँ पे स्टेबल हो गई, मजीद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मजीद ग्रोथ हो नहीं सकती। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन का स्टेज की जो है ना वो स्टेज आना शुरू हो जाती है। जाहिर है अब ग्रोथ बढ़ नहीं रही, वो स्टेबल होगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें माशी सरगर्मियों में कमी आना शुरू हो जाती है, जो कि फिर रिसेशन की तरफ जाती है, ठीक है। रिसेशन का क्या मतलब होता है कि
बेरोज़गारी बढ़ जाना, जो इकोनॉमी है मुल्क की वो बिल्कुल डाउन चले जाना। उसके बाद चौथा फ़ेज़ आता है ट्रफ का, ये सबसे ज़्यादा लोवेस्ट पॉइंट होता है, यानी कि जिसमें बिल्कुल डूब जाती है एक तरह से इकोनॉमी और इसके बाद फिर दोबारा से रिकवरी होना शुरू हो जाती है। तो ये फ़ेज़ेज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके मुताबिक ये बिज़नेसेस एंटीसिपेट करते हैं कि हमने अब डिमांड को कैसे चेंज करना है, अपनी स्ट्रैटेजी हम लोगों ने कैसे एडजस्ट करनी है और अगर कोई ये खतरात है हमारे बिज़नेस को तो हम लोगों ने उनको कैसे मैनेज करना है। ठीक है? आगे है कुछ यहाँ पे फंडामेंटल कांसेप्ट्स हैं। कैपिटल किसको कहते हैं? सरमाया। कैपिटल होता है सरमाया। टूल्स यानी कि जो हथियार इस्तेमाल हुए आपके बिज़नेस में, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्रोडक्शन में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी दैट इज़ अ कैपिटल। कॉस्ट क्या होगा? चीज़ को प्रोड्यूस करने के दौरान आपके जितने भी इखराजात आए और चीज़ों को सर्विसेज़ को बेचने पे जितने भी इखराजात हैं, वो सारी आ गई हमारी कॉस्ट। रेवेन्यू को क्या होगा? आपने जितनी भी चीज़ें बनाई, वो सारी की सारी जितनी आप लोगों ने बेची, जो टोटल इनकम है ना, वो होगा रेवेन्यू। उसमें से निकालेंगे आप लोग प्रॉफ़िट। प्रॉफ़िट क्या होगा? कि जो आप लोगों ने पूरा जितना भी रेवेन्यू, जितनी भी आप लोगों की कमाई है, उसमें से आप लोग कॉस्ट को डिड्यूस कर देंगे। यानी कि कॉस्ट जो आपकी आई थी, उसको आप लोग माइनस कर देंगे। पीछे जो बचेगा एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट इज़ योर प्रॉफ़िट। तो प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉफ़िट ना हो तो बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकते। बिज़नेस में आप री इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। ग्रो भी तभी करेंगे बिज़नेस जब आप लोगों के पास प्रॉफिट होगा तो। आगे हमारे पास इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और बिजनेस डिसीजंस। इन्फ्लेशन क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो है वो प्राइसेस का बढ़ जाना, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। दो तरह की इन्फ्लेशन होती है, एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि चीज़ को प्रोड्यूस करने में अगर अखराजात बढ़ गए, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, तो क्या होगा? ज़ाहिर है महंगाई होगी, क्योंकि जिसने चीज़ बनाई है उसको वो खुद चीज़ महंगी पड़ी तो वो महंगी बेचेगा। दैट इज़ अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आगे हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई उसकी कम है। तो फिर क्या करते हैं, लोग अपनी उस चीज़ को महँगी बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो क्यों करते हैं ऐसे? एक तो इस वज़ह से भी महँगी करते हैं कि ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़ाहिर है फिर उस चीज़ को बनाने के लिए ज़्यादा जो है वो सरमाया होगा, तो इस तरह से फिर जो है वो लोगों की डिमांड्स को पूरा किया जा सकेगा। तो दैट इज़ अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है? जो बिज़नेसेस होते हैं उनको इन्फ्लेशन को मॉनिटर करना पड़ता है, उसके मुताबिक ही वो फिर प्राइसिंग को प्लान करते हैं, कॉस्ट को मैनेज करते हैं और कंपेटिटिवनेस को वो मेंटेन रखते हैं। रिस्क क्या होता है? रिस्क हमेशा बिज़नेसेस के अंदर मौजूद होता है। इसमें आ जाता है आप लोगों के वक़्त, पैसा और आप लोगों की जो रेपुटेशन है, इसमें जितने भी नुकसानात होते हैं वो सारे के सारे रिस्क के अंदर आते हैं। गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है कि जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप लोग छू सकते हैं, जो आप लोगों को नज़र आती हैं, दैट आर द गुड्स। सर्विसेज़ वो होती हैं, वो चीज़ें या वो ऑफरिंग्स जो कि नज़र नहीं आती। जैसे कि किसी को कंसल्टेशन देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सर्विसेज़ हैं। नॉलेज वर्कर्स क्या होता है? नॉलेज वर्कर्स होते हैं कि जो कि स्पेशल किस्म का स्पेशलाइज़्ड नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं और स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं। कोई नई और वैल्यू जो है ना वो नई चीज़ क्रिएट करने के लिए, एक वैल्यूएबल चीज़ क्रिएट करने के लिए। ठीक है? आगे हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट। अब पूरी जो इकोनॉमिक्स है, पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको मेंटेन रखने के लिए, इस पूरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को शेप आउट करने के लिए गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज बनाती है। जैसे एक होती है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी होती है कि गवर्नमेंट बताती है इस पॉलिसी के तहत कि भाई इतना टैक्स लगेगा और इतना जो है वो गवर्नमेंट जो है वो खुद स्पेंड करेगी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। एक होती है मॉनिटरी पॉलिसी, इसमें मनी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या किया जाता है कि हमारे जो मुल्क में जो मनी सप्लाई होती है ना, ये कर्ज़ा जो है वो कितना दिया जाएगा, कहाँ से कहाँ जो है वो पैसा मूव करेगा, इन्वेस्टमेंट्स कितनी होनी चाहिए, ये उन चीज़ों को कंट्रोल करती है। क्यों कैसे कंट्रोल करती है? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ना, जो शरह सूद होती है, वो उसको कम या ज़्यादा किया जाता है और इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को इनकरेज किया जाता है और इन्फ्लेशन वगैरह को मैनेज किया जाता है। ये कुछ इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म बिज़नेसेस प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आगे है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी एंड रिसेशन क्या होता है? तो एक तो आप लोगों का ये एमसीक्यूज़ होगा कि जीडीपी स्टैंड्स फॉर, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का क्या मतलब होता है? किसी भी मुल्क के अंदर 1 साल के अंदर जितनी भी चीज़ें और सर्विसेज़ प्रोड्यूस होती हैं, उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू होती है, उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी किसी भी मुल्क का जितना ज़्यादा हाई होगा, उसका मतलब ये होता है कि उस मुल्क की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जीडीपी ही एक माशी यूँ समझ लें कि उसकी हेल्थ को जो है ना वो इंडिकेट करती है। दूसरी चीज़ है रिसेशन। रिसेशन का क्या मतलब होता है कि अगर किसी मुल्क के अंदर मुल्क की जो जीडीपी है,
वो पूरे 2 कंटिन्यूअसली 2 क्वार्टर्स तक यानी कि पूरे 6 माह तक कम होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं रिसेशन, ठीक है? इससे क्या होता है कि बेरोज़गारी हो जाती है, इनकम लोगों की कम हो जाती है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है? तो बिज़नेसेस को क्या करना होता है कि उन्होंने जीडीपी को मॉनिटर करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो कॉस्ट वगैरह को मैनेज करते हैं, प्लान्स बनाते हैं और स्ट्रैटेजीज़ वगैरह को एडजस्ट करते हैं। अच्छा, आज ये जो हमारा लेक्चर था, इसकी अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा-सा ना कंक्लूजन बताया हुआ है। कि आज के लेक्चर में हमने एक तो ये पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस फाउंडेशन को कैसे बिल्ड किया जाता है। तो सबसे पहले ये कि जो भी आप लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसकी नोयत को, उसके स्ट्रक्चर को पहले तो समझें। बिजनेस सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ प्रॉफिट बनाना होता है, बल्कि ये एक ऐसी डायनामिक एक्टिविटी है जो कि आपने किसी भी मुल्क के सोशल, इकोनॉमिक और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रह के करनी होती है। ठीक है? हर जो बिजनेस होता है वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक होना चाहिए। कल्चर चेंज होता है तो साथ बिज़नेसेस में चेंजेस आती हैं, इकोनॉमी चेंज होती है तो बिज़नेसेस में चेंजेस आते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ वगैरह थे वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है? तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि अगर तो आप लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग क्या करें कि इस लेक्चर का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोबारा से सुन लें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी जो सब्जेक्ट होता है ना, अगर उसका जो पहला चैप्टर है, वो अगर लेंथी है और उस पहले चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा, जैसे ये हमारा पहला चैप्टर था ना, इसमें ये बहुत ज़्यादा लेंथी भी था और इसमें एक तो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा थे। तो इस तरह के जो लेक्चर्स होते हैं ना, उनमें से बहुत ज़्यादा पेपर आता है। ठीक है? तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि भई पहला जो लेक्चर है वो तो काफ़ी लंबा है तो हम उसको छोड़ देते हैं। नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। अब तो वैसे भी आप लोगों की चॉइस नहीं है, आप लोगों ने छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है? क्योंकि छोड़ के आप लोग पेपर में फँसने के बजाय बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपने कुछ नहीं भी छोड़ा, सारा कुछ पढ़ा था, फिर भी 1-2 एमसीक्यूज़ ऐसे आ जाते हैं जो कि आप लोगों को फँसा देते हैं, आप लोग स्टक हो जाते हैं। ठीक है? तो आप लोग खुद अपनी तरफ से 100% तैयारी करके जाएँ। ठीक है? और वैसे भी पहला चैप्टर जो होता है ना, वो किसी भी सब्जेक्ट की यूँ समझ लें कि फाउंडेशन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 मिस किया है, वो पार्ट 1 को लाज़मी देखें, ठीक है? और अगर तो नहीं समझ आती तो आप लोग दूसरी दफ़ा फिर एक बच्चा था या पता नहीं बच्ची थी, उसने मुझे कमेंट किया था कि मैं आपके, हाँ, बच्चा ही था वो। उसने मुझे कमेंट किया था कि मैं आपके लेक्चर जो है ना वो 2 दफ़ा सुन लेता हूँ, तो मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती, मेरी जो है ना वो 100% तैयारी हो जाती है। तो मुझे ये वाली टिप भी बड़ी अच्छी लगी थी कि आप लोग कोई भी लेक्चर 2 दफ़ा सुन लें ना, तो आपको एक तो रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक तो आप लोगों को चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमैटिकली आपको वो चीज़ें माइंड में बैठ जाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 को हम लोग देखेंगे कि अब पार्ट 1 2 पार्ट्स में उसको मैं कवर करूँ या मैं उसको 1 पार्ट में कवर करूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे वो थोड़ा शॉर्ट ही लग रहा है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें होती है मुलाकात। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।